हेलो एंड वेलकम टू मेडक्यू लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस इम्बैलेंस सब कुछ कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अब इस सारा टॉपिक कवर करने के बाद अब हम आते हैं इसके एमसीक्यूज के ऊपर। तो एमसीक्यूज में आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इसके अंदर मैं ये बताने वाली हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। कंफ्यूजन है तो कैसे आप यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों से हम इजीली यहाँ पे आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर में इजी से डिफिकल्ट लेवल के सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, एनक्लेक्स लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आप डेफिनेटली आप इस वीडियो में लास्ट तक बनिए, आपको जरूर यहाँ पे हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड बेस बैलेंस और इम्बैलेंस के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ब्लड पीएच। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ब्लड पीएच के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए कार्बोनिक एसिड एंड हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट, ऑप्शन सी प्लाज्मा प्रोटीन एंड बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, है ना। क्योंकि अगर आपके पास एबीजी रिपोर्ट है ना, तो आप सबसे पहले जो है वो क्या देखते हो, पीएच का लेवल देखते हो। पीएच के लेवल में चेंजेस तो नहीं है। पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना बताया था, दैट इज 7.35 से 7.45। तो इसके बीच में है तब तो नॉर्मल है। लेकिन अगर 7.35 से कम है यानी कि एसिडोसिस, 7.45 से ज्यादा यानी कि एल्कलोसिस। तो अगर एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब या तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी की वजह से हो रहा है या तो फिर मेटाबॉलिक की वजह से हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी का जो मेन इंडिकेटर होता है वो क्या है हमारा यहाँ पे, CO2। रेस्पिरेटरी का मेन इंडिकेटर होता है CO2, और CO2 जो है वो क्या है, एक टाइप का वॉलेटाइल एसिड होता है, जो कि आपका किससे बनता है, H2CO3। जब H2CO3 टूटता है तब यहाँ पे आपका क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका CO2 है जो कि क्या है, मेन इंडिकेटर होता है रेस्पिरेटरी का। तो CO2 जो है आपका किससे बना है, कार्बोनिक एसिड से बना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जो है आपका मेटाबॉलिक का इंडिकेटर है कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो रहा है तो आपको किसका वैल्यू चेक करना है ना। एक तो हम CO2 का लेवल चेक करते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट के लेवल को चेक करते हैं। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू जो है आपको यहाँ पे क्या पता चलता है कि किसी भी पर्सन के अंदर यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल पीएच ऑफ अ ब्लड इज। तो आपको पता है नॉर्मल पीएच ऑफ अ ब्लड क्या होता है, 7.35 से 7.45। 7.35 से 7.45 क्या है यहाँ पे, नॉर्मल ब्लड पीएच है। लेकिन ऑप्शन में हम क्या देखते हैं कि ऑप्शन ए है 7.8, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 7.2, ऑप्शन डी है 7.6। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे, तो 7.8, 8 तो एल्कलोसिस लग रहा है, 7.4 जो है ये हमको करेक्ट लग रहा है, 7.2 तो एसिडोसिस को शो कर रहा है, 7.6 तो ये भी क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्कलोसिस को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल और होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा जाएगा नॉर्मल पीएच का दैट इज 7.4। अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको 7.3 भी देगा तब भी आपको क्या ऑप्शन टिक करना है, 7.4। क्यों 7.4, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसका नेचर जो है वो थोड़ा एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो आपको 7.3 और 7.4 दोनों ही अगर देता है तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे जाएगा दैट इज 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल रेंज है कहाँ पे, आर्टीरियल ब्लड में। तो आर्टरीज के अंदर बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू तो मैंने आपको बताया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, 35 टू 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन बी 7.35 से 7.45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन सी इज 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी इज 28 टू 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो आपको करेक्ट आंसर पता है 22 टू
26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है ये होता है नॉर्मल रेंज किसका, बाइकार्बोनेट आयन का, किसमें, आर्टरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the normal range of carbon dioxide in arterial blood as measured by an arterial blood gas test। ठीक है, तो हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, और ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद में हम क्या करते हैं, वहां पे फाइंड आउट करते हैं कि एबीजी जो है, आर्टीरियल ब्लड गैस जो है वो कितना है, यानी कि यहाँ पे पीएच कितना है, CO2 का लेवल कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, लैक्टेट कितना है, इलेक्ट्रोलाइट्स कितना है। तो ये जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल रेंज पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका 35 to 45 ppm, ऑप्शन बी है 22 to 26 ppm एंड ऑप्शन 3 इज 7.35 से 7.45 ppm एंड ऑप्शन डी इज 45 to 55 ppm। तो आपको पता है CO2 का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 35 to 45 ppm। 35 से 45 ppm is a normal value of a CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी बफर सिस्टम दैट हेल्प्स मेंटेन ब्लड पीएच विद इन अ नॉर्मल रेंज। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर में जैसे ही पीएच में चेंजेस आता है, तो पीएच में चेंजेस आने के बाद में ऐसा कौन सा प्राइमरी बफर सिस्टम है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है ना। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम, ऑप्शन बी फॉस्फेट बफर सिस्टम, ऑप्शन सी प्रोटीन बफर सिस्टम, ऑप्शन डी अमोनिया बफर सिस्टम। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि बफर सिस्टम क्या होता है। तो बफर सिस्टम जो है, जैसे ही हमारे ब्लड के पीएच में चेंजेस आता है, तो चेंजेस आइदर एसिडोसिस या एल्कलोसिस, चेंजेस आते ही ये जो सॉल्यूशन है, ये जो यहाँ पे मैकेनिज्म है, वो इमीडिएटली एक्ट करता है और हमारे ब्लड के पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प करता है। तो बफर सिस्टम हमने 3 टाइप का पढ़ा था, फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम, सेकेंड लाइन बफर सिस्टम एंड थर्ड लाइन बफर सिस्टम। फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम जो है, जिसके अंदर हमने फर्दर 3 टाइप पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, सेकेंड हमने पढ़ा था फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे हीमोग्लोबिन यानी प्रोटीन बफर सिस्टम। तो ये जो 3 बफर सिस्टम पढ़े हैं, इन तीनों में से भी कौन सा सबसे पहले एक्टिवेट होता है जब ब्लड के पीएच में चेंजेस आता है। सेकेंड लाइन के अंदर हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड थर्ड लाइन के अंदर हमने पढ़ा था रीनल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम एक्ट करेगा। तो फर्स्ट लाइन के अंदर भी इन तीनों में से सबसे प्राइमरी बफर सिस्टम कौन सा यहाँ पे काम करने वाला है पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आपका सबसे फर्स्ट में जो काम करता है वो होता है यहाँ पे बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम। सबसे पहले जो है यहाँ पे कौन एक्ट करता है एज अ फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम के अंदर भी प्राइमरी जो है हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम एक्ट करता है, जो कि नॉर्मल पीएच को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा when the pH is a normal but both bicarbonate and CO2 are abnormal, what is the condition called? कि ऐसे में इस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन बी पार्शियली कंपनसेटेड, ऑप्शन सी फुल्ली कंपनसेटेड एंड ऑप्शन डी इज करेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पीएच कैसा है हमारा, नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब 7.35 से 7.45 के रेंज में है, और बाइकार्बोनेट जो है और CO2 दोनों के लेवल में क्या है, चेंजेस है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि यहाँ पे पार्शियली कंपनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन के ब्लड का पीएच नॉर्मल आ चुका है, भले ही बाइकार्बोनेट और CO2 में चेंजेस है, तो वैसे कंडीशन के अंदर ये दोनों में अगर चेंजेस है तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी पर्सन के अंदर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा होगा या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, और उसको कंपनसेट कौन कर रहा है यहाँ पे, CO2। तो CO2 जब कंपनसेट करेगा तो उसके लेवल में भी कम या ज्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर में ये दोनों जो है, ये दोनों के वैल्यूज जो है वो चेंजेस है, नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा है या नॉर्मल वैल्यू से कम है, और पीएच आपका नॉर्मल है,
तो पीएच नॉर्मल आ गया, यही तो हमको चाहिए था। इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कंपनसेशन हो चुका है। तो कंपनसेशन हो चुका है यानी कैसा कंपनसेशन, फुल्ली कंपनसेटेड, यानी कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हुआ है, फुल्ली कंपनसेटेड हो गया, जो कि पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द acid base status of the following blood sample to the disorders in the given choices. PaCO2 values are in mm of Hg and bicarbonate values in m mole per liter. pH is a 39, PaCO2 is 59, bicarbonate is a 35. ये दिया हुआ है, हाँ रिपीट हो गई ये चीजें। अब ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड। ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। अब इसको आप देखते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है, बट फिर भी देखते हैं। पीएच कैसा है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच कैसा है। पीएच कैसा दिख रहा है हमको, नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि पीएच का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है 7.35 से 7.45 नॉर्मल। तो ये क्या है 7.39, तो ये हमको कैसा दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है। 35 से 45 के बीच में है, दैट इज नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है तो आप पहले तो ये सोचो कि ये नॉर्मल है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रखा है, फुल्ली कंपनसेशन हो चुका है। क्योंकि पार्शियली कंपनसेशन में आपका पीएच नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है ना। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही समझ में आ गया कि आपको पीएच अगर नॉर्मल दिख रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे फुल्ली कंपनसेशन हो चुका है। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं कि रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, क्या है। अब आते हैं हम लोग PaCO2 के लेवल पे। PaCO2 का लेवल कितना दिख रहा है 59, और आपको पता है कितना होता है नॉर्मल वैल्यू 35 से 45। अब यहाँ पे जो PaCO2 का लेवल है वो कैसा दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है, PaCO2 का लेवल बढ़ा हुआ है। अब आते हैं बाइकार्बोनेट पे। बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, बाइकार्बोनेट का लेवल है 35, नॉर्मल कितना होता है 22 to 27 इज अ नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल भी कैसा है, इंक्रीज है। अब पता कैसा चलेगा यहाँ पे कि दोनों का लेवल आपको इंक्रीज दिख रहा है, भाई रेस्पिरेटरी है कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है, पता कैसे चलेगा। पीएच जो है आपका नॉर्मल रेंज में है, लेकिन नॉर्मल में भी किस तरफ है ना, किस तरफ है, मतलब 35 की तरफ है या 45 की तरफ है। तो ये 39 है, 39 है मतलब एसिडोसिस की तरफ है, 39 मतलब एसिडोसिस की तरफ है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लो, एसिडोसिस की तरफ है। दूसरा कि अब आपको क्या देखना है, बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज है। अगर बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होता है तो पीएच कैसा रहता है, इंक्रीज रहता है। तो अगर ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता तो क्या यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होता, नहीं। क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक जो है, अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो पीएच को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे पीएच जो है वो डिक्रीज की तरफ है, क्योंकि 35 और 39 जो है पास वाले रेंज है। अगर वो ये 40-45 वाले रेंज में होता तो एल्कलोसिस होता, लेकिन ये जो है वो एसिडिक की तरफ है ना। तो ये है एसिडिक की तरफ, और बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ा हुआ है, तो बाइकार्बोनेट जो है बढ़ा रहता है, तो पीएच आपका पीएच भी इंक्रीज रहता, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं जम रहा है। अब आते हैं PaCO2। PaCO2 तो आपको मैंने निमोनिक बताया था, अगर आपको याद हो तो, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। PaCO2 का लेवल इंक्रीज रहता है तो पीएच कैसा होता है, डिक्रीज, और ये किस तरफ है, डिक्रीज की तरफ है। तो यहाँ पे जो है पर्सन की बॉडी के अंदर में कौन कंपनसेट कर रहा है, बाइकार्बोनेट। यानी कि इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, CO2 का लेवल एक्सेस है, जिसकी वजह से पीएच जो था वो डिक्रीज था, ठीक है, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस था इस पर्सन की बॉडी के अंदर में, और बाइकार्बोनेट क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपनसेट कर रहा है। बाइकार्बोनेट जब कंपनसेट करेगा तो क्या करेगा, पीएच को बढ़ाने का कोशिश करेगा। पीएच बढ़ेगा कब, जब बाइकार्बोनेट का लेवल एक्सेस होगा। बाइकार्बोनेट बढ़ा तो पीएच भी क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ पहुंच गया 7.39, यानी कि इसने क्या कर लिया, यहाँ पे कंपनसेट कर लिया। इससे आपको समझ में आ रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड। तो ये जो आपका कंपनसेशन अनकंपनसेशन है उसको हम ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
Next question is find out the condition in ABG report pH 7.31, CO2 50 mm of Hg, bicarbonate 22 milli equivalent per liter. ऑप्शन देखते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस फुल्ली कंपनसेटेड, ऑप्शन डी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड। ओके, अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम हमको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे पीएच, पीएच कैसा दिख रहा है आपको 7.31, नॉर्मल कितना होता है पीएच 7.35 से 7.45 इज नॉर्मल। यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको पीएच 31 यानी कि कम है, पीएच जो है कैसा है डिक्रीज है, पीएच जो है कैसा है यहाँ पे डिक्रीज है। अब आते हैं CO2 के ऊपर, CO2 कैसा दिख रहा है, तो CO2 का नॉर्मल लेवल आपको पता है 35 से 45, तो ये कैसा है CO2 इंक्रीज है। फिर आता है बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू तो आपको पता है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो बाइकार्बोनेट तो अपन को नॉर्मल दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आते हैं यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। पहले तो यहाँ कंडीशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, कंडीशन क्या दिख रही है आपको, ये इसका लेवल है आपका डिक्रीज, इसका लेवल अगर पीएच का लेवल डिक्रीज है तो यानी एसिडोसिस, CO2 का लेवल इंक्रीज है तो रेस्पिरेटरी को इंडिकेट करता है, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है ये कॉज कर रहा है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को पकड़ो, कहाँ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मिल गया हमको, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है आपको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब अनकम्पनसेटेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा है, बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है और पीएच जो है वो अभी भी डिक्रीज है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पनसेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Miss Savita has an anxiety attack. His ABG result show he is in respiratory alkalosis. He has just had a car accident. What is your next nursing intervention? Option A बोल रहा है have her breath into a paper bag. Option B is give her oxygen therapy. Option C is check her temperature. Option D is ask her if he is all right. ठीक है, ये नाम चेंज कर लेते हैं, हर जगह पे ही लिखा हुआ है ना, तो किसी मिस्टर का नाम डाल देते हैं, जैसे कि मिस्टर श्रीवास्तव, चलो मिस्टर श्रीवास्तव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिस्टर श्रीवास्तव का कार एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से उनको बार बार एंजाइटी अटैक आ रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, लेकिन अगर नहीं दिया होता और आपको लिखा होता है कि सिर्फ एंजाइटी अटैक आ रहा है तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है ना, तो दिमाग लगाने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, पर्सन को एंजाइटी अटैक आ रहा है, एंजाइटी अटैक आ रहा है मतलब डर लग रहा है, डर की वजह से अटैक आ रहा है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत जल्दी सांस लेगा, है ना, लाइक दैट। तो अगर ऐसा सांस लेगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी CO2 जो है वो बाहर निकलेगा, जब जल्दी CO2 बॉडी से बाहर निकलेगा तो CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और CO2 का लेवल डिक्रीज होता है तो पीएच इंक्रीज होता है। तो हमने पढ़ा था, आपको नहीं समझ में आता है, डाउट होता है, आप फटाक से वहां पे लिख लो, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, एंजाइटी अटैक की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है इस पर्सन के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CO2 जो है वो कम हो गया, CO2 को रिटेन करवाना पड़ेगा। CO2 को रिटेन करवाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हैव हर ब्रेथ इनटू अ पेपर बैग, यानी कि अगर आप उसको पेपर बैग में रेस्पिरेशन करने के लिए बोलोगे तो जो CO2 जो है वो बाहर निकाल रहे हैं वो ही उसी को क्या करेंगे, वापस से इनहेल कर लेंगे, इससे क्या होगा, CO2 का रिटेंशन होगा, और हमको यही तो चाहिए कि CO2 अगर रिटेन हो गया, CO2 का लेवल जो है धीरे धीरे लंग्स के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ता गया, तो पीएच जो है वो वापस से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हैव हर ब्रेथ इनटू अ पेपर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, oh come on, next question, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पीएच
7.46, CO2 32 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 23 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब पता लगाओ भाई कि क्या कंडीशन, आपके सामने एबीजी रिपोर्ट दे दिया। अभी इस एबीजी रिपोर्ट को देख के आपको पता लगाना है कि क्या कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कंपनसेटेड। ऑप्शन बी कंबाइंड अनकंपनसेटेड। ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। तो सेम एबीजी रिपोर्ट हाथ में आते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, वहां पे पीएच का वैल्यू देखना है। पीएच कैसा दिख रहा है आपको, नॉर्मल 7.35 से 7.45, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन किसकी तरफ, एल्किलोसिस की तरफ बढ़ा हुआ है। फिर आ जाओ CO2 नॉर्मल रेंज 35 से 45, इसका लेवल कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीज। फिर आ जाओ बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज 22 टू 26, कैसा दिख रहा है यहाँ पे आपको, नॉर्मल। तो ये जो है पीएच कैसा है, स्लाइटली इंक्रीज है। CO2 कैसा है, डिक्रीज है ना। तो ये तो साफ साफ आपको कंडीशन पता चल रही है यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाला कंडीशन है, क्योंकि पीएच बढ़ा हुआ है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दिख रहा है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो पहले आप ढूंढो कहाँ लिखा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस ये लिखा हुआ है, तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तो मिल गया। अनकंपनसेटेड क्यों बोल रहा है, क्योंकि पीएच जो है वो नॉर्मल नहीं है। पीएच अगर नॉर्मल आ जाता दैट इज कंपनसेटेड, अगर पीएच नॉर्मल नहीं है तो अनकंपनसेटेड है, और ये जो आपका बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल है। तो अगर बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल है तो वो कंपनसेट कर ही नहीं रहा है ना। अगर इसका लेवल जो है डिक्रीज रहता तब क्या हम सोचते हैं कि हाँ बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पीएच को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। तो अगर बाइकार्बोनेट में ही कोई चेंजेस नहीं है तो वो कंपनसेट नहीं कर रहा है, इस वजह से पीएच में अभी भी चेंजेस है। तो ये इंडिकेट करता है यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकंपनसेटेड। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, साथ में अनकंपनसेटेड टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसमें से कौन सा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसमें से कौन सा कॉज है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। ऑप्शन ए बोल रहा है क्रॉनिक डायरिया, ऑप्शन बी एक्सेस वॉमिटिंग, ऑप्शन सी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिडोसिस। तो लाइन से देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्रॉनिक डायरिया। तो क्रॉनिक डायरिया के अंदर मैंने क्या बताया था कि डायरिया के अंदर में जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, जो पेनक्रियाटिक कंटेंट है ना, ये सब का नेचर कैसा होता है, जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन है उसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो आपके पेनक्रियाटिक सिक्रीशन है उसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। डायरिया हो रहा है मतलब एक्सेस यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लॉस हो रहा है। एक्सेस अगर बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ, एक्सेस अगर बाइकार्बोनेट का लॉस हुआ तो बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज है तो यहाँ पे क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस, है ना, क्योंकि मेटाबॉलिक इक्वल है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज तो पीएच डिक्रीज तो एसिडोसिस। अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड छोड़ देते हैं, थर्ड आते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। यहाँ तो इसके नाम में ही एसिडोसिस है, इसकी जगह अगर आपको ऑप्शन दे दे अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मलाइटस, तो यहाँ पे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मलाइटस, यानी कि किसी पर्सन के बॉडी के अंदर में यहाँ पे क्या हो रखा है कि शुगर का लेवल बहुत एक्सेस है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत ज्यादा एक्सेस है। तो आपको बताया था मैंने कि ये हो गया ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, डायबिटीज है यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है ना। तो ये जो ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड के अंदर बहुत एक्सेस है तो आपकी जो सेल है, ये सेल को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी है। इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज को बाइंड करके सेल की तरफ लेके जाता है। तो अगर ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और ये जो आपकी सेल्स है इसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो इसको एनर्जी नहीं मिलेगा। सेल को जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगी, ग्लूकोज को तो तोड़ नहीं सकती, ग्लूकोज तो है ही नहीं उसके पास, ग्लूकोज नहीं है तो किसको तोड़ेगी, प्रोटीन को तोड़ेगी, फैट को तोड़ेगी। तो प्रोटीन और फैट को जब वो तोड़ती है, लिपोलाइसिस करती है, प्रोटियोलाइसिस करती है, तो यहाँ पे जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बचता है, कीटोन। तो मैंने आपको 3 टाइप का कीटोन बताया था, कीटोन, एसीटोन, एसिटो एसिटिक एसिड और एसीटेट।
तो ये जो है बेसिकली इन कीटोन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, जिसकी वजह से ये क्या कॉज करते हैं, एसिडोसिस कॉज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। कीटोन बॉडीज का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड के अंदर, और ये जो एसिडिक नेचर का जो कीटोन बॉडीज है ये पीएच को क्या कर देती है, यहाँ पे डिक्रीज कर देती है। अब हमसे पूछा क्या गया है, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं था। थर्ड लास्ट ऑप्शन में आता है लैक्टिक एसिडोसिस। इसके वर्ड में भी एसिडोसिस है। लैक्टिक एसिडोसिस जो है वो कब बनेगा, लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हमारी ब्लड के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस जो है, यानी कि हमारे जो ब्लड के अंदर में क्या हो रहा है कि जब आप यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं वो सेल्स कैसे करती है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म करती है, कि यहाँ पे जो हमारी सेल्स हो गई, ये सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, ये जो सेल्स हो गई, ये सेल्स के अंदर क्या है, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है तो ये रिलीज करता है पाइरुवेट, ये रिलीज करता है पाइरुवेट और एटीपी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, यानी कि ब्लड से जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में गया, सेल में जाते ही वहां पे क्या होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करती है, और जब यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ती है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ती है, तो वहां से बनता है पाइरुवेट, है ना, और एटीपी रिलीज हो जाती है, उस एनर्जी को सेल यूज कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, अगर ऑक्सीजन की कमी है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म होगा, यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, एनारोबिक। और जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो वहां से क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और ये लैक्टिक एसिड जो है जब ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट होता जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कॉज करेगा लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग। एक्सेसिव वॉमिटिंग, जब आपको बहुत एक्सेस वॉमिटिंग होता है तब एक्सेस वॉमिट के साथ में जो स्टमक कंटेंट है वो भी बाहर निकल जाते हैं। स्टमक कंटेंट जब बाहर निकलेगा तो स्टमक के कंटेंट में क्या होता है, आपका HCl होता है ना, यानी कि H+ होता है और क्लोराइड। तो जब H+ आयन का एक्सेसिव लॉस होगा तब हमारी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि H+ आयन बॉडी से बाहर निकल गया, और उसकी वजह से क्या कॉज हुआ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सेसिव वॉमिटिंग। ये एक्सेसिव वॉमिटिंग हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, H+ आयन का लॉस हो गया, और H+ आयन का लॉस हो गया तो H+ आयन ही क्या करते हैं, पीएच को यहाँ पे एसिडिक बना के रखते हैं। अब जब H+ आयन का लॉस हो गया तब यहाँ पे पीएच किधर चला जाएगा, एल्कलोसिस की तरफ चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एक्सेसिव वॉमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH 7.31, CO2 44 mm of Hg, बाइकार्बोनेट 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इस एबीजी रिपोर्ट को देख के आपको फाइंड आउट करना है कि क्या कंडीशन है। ऑप्शन ए है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फुल्ली कंपनसेटेड, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन सी इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पार्शियली कंपनसेटेड, एंड ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड। सेम वही, जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है आप क्या करोगे, तुरंत पहले तो नॉर्मल वैल्यू लिख लो। कितना है नॉर्मल वैल्यू पीएच का, 7.35 से 7.45। CO2 का कितना है, 35 से 45। बाइकार्बोनेट कितना है, 22 to 26। अब देखते हैं 7.31 का मतलब क्या है कि ये डिक्रीज है, तो पीएच कैसा है, डिक्रीज है। अब CO2 पे आते हैं, CO2 इज 44, तो ये तो नॉर्मल दिख रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। फिर आ जाओ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीज दिख रहा है। अब अगर CO2 का लेवल नॉर्मल है, ठीक है, CO2 का लेवल नॉर्मल है और आपका पीएच जो है वो कैसा है, डिक्रीज है, तो ये तो एसिडोसिस हो गया। तो एसिडोसिस को ढूंढो, यहाँ एसिडोसिस है, यहाँ एसिडोसिस है। अब देखो कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो है इंडिकेटर हमारा CO2, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी वाला तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। फिर आ जाओ मेटाबॉलिक, तो ये क्या कॉज कर रहा है यहाँ पे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस।
जब भी बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होता है तो पीएच जो है वो भी डिक्रीज होता है, यानी रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल मतलब कि बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से पीएच डिक्रीज हुआ, और पीएच जब डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों जो है आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तब आपको CO2 को भी देखना है कि भाई कंपनसेशन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल है यानी कि कंपनसेशन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, कंपनसेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition occurs when there is an excessive accumulation of CO2 in the blood stream? तो आपको पता है वही हमारा रोम कहाँ गया, रेस्पिरेटरी अपोजिट। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि when there is an excess accumulation of CO2, अगर CO2 का लेवल जब इंक्रीज है, ब्लड में बहुत एक्सेस एक्यूमुलेट हो गया है, तब वहां पे पीएच कैसा होगा, डिक्रीज होगा। CO2 का लेवल जब बढ़ता है, क्योंकि एक टाइप का वॉलेटाइल एसिड है ना, तो वॉलेटाइल एसिड है तो एसिड नेचर बढ़ गया बॉडी के अंदर। अब जब वॉलेटाइल एसिड ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या कॉज करेगा, एसिडोसिस। तो देखते हैं कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए था मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये भी नहीं है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या कॉज कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कॉज कर रहा है। CO2 का लेवल इंक्रीज, पीएच डिक्रीज तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not indicative that a patient may be in diabetic ketoacidosis? ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना आप सबसे पहले क्या करना है, इस नॉट को हाईलाइट करना, नॉट को हाईलाइट करना और फिर से पढ़ना। which of the following is not indicative that a patient may be in diabetic ketoacidosis? इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पेशेंट के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अभी मैंने आपको बताया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज है जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज है। तो डायबिटिक कीटो एसिड जो कि मैंने आपको अभी बताया कि इस कंडीशन में क्या हो रहा था, तो इस कंडीशन के अंदर में जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत एक्सेस था, तो ये ग्लूकोज जब सेल में नहीं एंटर कर पा रहा था ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन और एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, तो वैसे कंडीशन के अंदर में सेल के अंदर स्टार्वेशन हो रहा है। सेल स्टार्वेशन की वजह से सेल ने क्या किया, वहां पे उसको एनर्जी नहीं मिल रही, उसको ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो वो लिपोलाइसिस प्रोटियोलाइसिस करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे कीटो एसिडोसिस कॉज किया। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेकेंड ऑप्शन कोसामल ब्रीदिंग, सी ऑप्शन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन ऑन अ यूरिन एनालिसिस, डी है ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 650। तो अभी मैंने आपको बताया ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत एक्सेस रहेगा, है ना, बहुत एक्सेस रहेगा, तब यहाँ पे सेल स्टार्वेशन होगा, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो प्रोटियोलाइसिस करेगी और वहां से कीटोन बॉडी रिलीज होगा। तो यहाँ ये तो सही है। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स ऑन अ यूरिन, जब ब्लड में कीटोन का लेवल इंक्रीज है तो उस पर्सन के यूरिन में भी कीटोन्स जो है आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकता है, तो ये भी होता है डायबिटीज के अंदर। थर्ड इज अ कॉस्मोल ब्रीदिंग। कॉस्मोल ब्रीदिंग क्या होता है, जब यहाँ पे CO2 कंपनसेट करती है, जब यहाँ पे CO2 कंपनसेट करता है ना, कॉस्मोल ब्रीदिंग जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे था। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इस पर्सन के अंदर क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है यानी कि पीएच कितना है, 7.35 से कम है। 7.35 से जब पीएच कम होता है तो पीएच को बढ़ाना पड़ेगा।
पीएच को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 कंपनसेट करता है अपने लेवल को डिक्रीज करके। CO2 कंपनसेट करता है अपने लेवल को डिक्रीज करके, क्योंकि ये डिक्रीज होगा तो पीएच जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और हमको यही तो चाहिए, पीएच कम है, हमको पीएच को बढ़ाना है। तो ये CO2 का लेवल कम कैसे होता है? जैसे ही एसिडोसिस हुआ, एसिडोसिस होते ही क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर क्या करता है, यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, जो डेप्थ है, उसको यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जल्दी जल्दी CO2 जो है यहाँ पे बॉडी से बाहर निकलेगा। जब ज्यादा अमाउंट में जल्दी CO2 जब बॉडी से बाहर निकलेगा तो CO2 का लेवल कम हो जाएगा, CO2 का लेवल कम, और पीएच क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये CO2 जो है कंपनसेट कर रहा है। तो कंपनसेशन के लिए जो यहाँ पे लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही है, जो यहाँ पे फास्ट ब्रीदिंग हो रही है, उसी को हम बोलते हैं कॉस्मल ब्रीदिंग। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमको पूछा क्या है, नॉट इंडिकेटेड। नॉट इंडिकेटेड, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। CO2 का लेवल डिक्रीज और पीएच इंक्रीज। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, अगर यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता तो ये करेक्ट होता। तो यहाँ पे मेन जो कीटो एसिडोसिस का कंडीशन है उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नहीं, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, इसलिए ये क्या है, करेक्ट आंसर है। बाकी जो तीनों चीजें हैं ये आपके डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ अ सीवियर डायरिया प्रेजेंट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, vital sign reveal a respiratory rate of 36 breath per minute, heart rate 110 beats per minute, BP 90/60 mm of Hg. ABG results include pH कितना है 7.30, PaCO2 29 mm of Hg, bicarbonate 21 milli equivalent per liter. How does the nurse interpret these findings? Option A, uncompensated metabolic acidosis. Option B, fully compensated metabolic alkalosis. Option C, partially compensated respiratory acidosis. And option D, uncompensated respiratory alkalosis. तो सेम ऐसा जब कंडीशन आपको पूरा सिनेरियो बना के देता है, नॉर्सेट में ऐसे ही सिनेरियो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो जब ऐसे सिनेरियो बना के आपको क्वेश्चन दे रहा है तो हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे रहेगा, एबीजी रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हो। तो देख लो पीएच कैसा दिख रहा है आपको, नॉर्मल 7.35 से 7.45, तो पीएच कैसा है यहाँ पे, डिक्रीज। फिर आ जाओ PaCO2, PaCO2 35 से 45 इज नॉर्मल, CO2 का लेवल कैसा है, डिक्रीज। बाइकार्बोनेट का लेवल कैसा है, 22 से लेके 26 इज नॉर्मल, डिक्रीज। ठीक, ये कंडीशन हो गई। अब आप ये चेक करो कि पीएच जो है वो हो गया हमारा एसिडोसिस, है ना, एसिड की तरफ है, पूरा पूरा एसिड की तरफ है। तो यहाँ पे पहली बात तो अनकंपनसेटेड दिख रहा है मुझे, पीएच में चेंजेस नहीं है, दैट मीन्स अनकंपनसेटेड। या तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा या तो ये करेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट किया। तो सबसे पहले जब आप एबीजी रिपोर्ट देखते हो तो आप उसको लिख लो कि पीएच कैसा है, डिक्रीज, CO2 कैसा है, डिक्रीज, बाइकार्बोनेट कैसा है, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपनसेशन नहीं हो रहा है। तो जितने अनकंपनसेटेड वाले हैं ये हमारे सही ऑप्शन हो सकते हैं, बाकी जो है आपके गलत आंसर। अच्छा, एक हमारा पार्शियली कंपनसेटेड भी लिखा हुआ है, इसको भी हम रखते हैं, लेकिन ये वाला आंसर नहीं हो सकता। फुल्ली कंपनसेटेड कब होता है, जब यहाँ पे पीएच जब नॉर्मल रेंज में है, दैट मीन्स फुल्ली कंपनसेटेड। अब आते हैं हम लोग कि पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ है, एसिडोसिस। एसिडोसिस वाले दिख रहे हैं क्या आपको कहीं? हाँ, ये एक एसिडोसिस हो गया हमारा और दूसरा हो गया ये एसिडोसिस। एल्कलोसिस जो है इसको भी आप कट कर दो, क्योंकि पीएच कैसा है, एसिडिक, है ना, तो ये भी कट हो गया। या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा, अब देखते हैं अपन। ये तो हो गया हमारा एसिडोसिस, क्योंकि पीएच डिक्रीज है, दैट मीन्स एसिडोसिस। अब आते हैं CO2 के ऊपर, CO2 और बाइकार्बोनेट, तो ये याद रखना, रोम, अगेन वही रोम।
रोम क्या बोलता है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। तो आ जाओ, अब यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है, CO2 का लेवल कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीज दिख रहा है, वो भी काफी ज्यादा डिक्रीज दिख रहा है, CO2 का लेवल डिक्रीज है। ऐसे में पीएच को क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। यानी कि ये जो है पीएच को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन है एसिडोसिस, तो ये वाला कंडीशन तो नहीं हो सकता, रेस्पिरेटरी वाला कंडीशन नहीं हो सकता। बाइकार्बोनेट का लेवल कैसा है, डिक्रीज, तो पीएच कैसा होगा, डिक्रीज, है ना। तो पीएच हमको कैसा दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस पर्सन को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होते ही जो CO2 है वो कंपनसेट कर रहा है। कैसे कंपनसेट कर रहा है कि ये आपका बाइकार्बोनेट कम है तो पीएच कम है, और ये हो गया आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंडीशन हो गया। अब CO2 कैसे कंपनसेट कर रहा है, तो CO2 का लेवल कैसा दिख रहा है आपको, डिक्रीज। CO2 का लेवल जब डिक्रीज होगा तो पीएच कैसा होगा, इंक्रीज। तो भाई CO2 क्या कर रहा है यहाँ पे, कंपनसेट कर रहा है। कंपनसेट क्यों कर रहा है, ताकि वो पीएच को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन के ऊपर, हमारा ए बचा है और सी बचा है ना, तो इसमें आप ढूंढ लो अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, कि पीएच जब नॉर्मल रेंज में नहीं आया, पीएच जब नॉर्मल रेंज में नहीं आया दैट मीन्स कि वो कैसा है, अनकंपनसेटेड है। ठीक है, पार्शियली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन रेस्पिरेटरी नहीं है, यहाँ कंडीशन मेटाबॉलिक है ना। समझ में आ रहा है कि आपको मेटाबॉलिक है क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ये जो पीएच का लेवल था वो डिक्रीज है, और वो भी किस साइड पे, एसिडिक की तरफ है। और पीएच का लेवल जब डिक्रीज रहता है और उस टाइम पे आपको बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। CO2 क्यों नहीं है, CO2 का लेवल जब डिक्रीज रहता तो पीएच इंक्रीज रहता, लेकिन यहाँ पे पीएच डिक्रीज है ना कि इंक्रीज। इस वजह से ये CO2 क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है कि भाई CO2 का लेवल जब डिक्रीज होगा तो पीएच क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। बेचारे ने कोशिश किया CO2 ने कि मैं कंपनसेट करूं, लेकिन कंपनसेशन नहीं हुआ। कब बोलोगे फुल्ली कंपनसेशन, जब पीएच जो है आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, लेकिन पीएच अभी नॉर्मल रेंज में नहीं आया। इस वजह से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है वो है हमारा अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस है कैसा टाइप का, अनकंपनसेटेड टाइप का। CO2 कोशिश कर रहा है लेकिन कंपनसेट नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि वो अपने पीएच को नॉर्मल रेंज में लेके नहीं आया। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे नॉर्सेट के अंदर, पूरा दिमाग घूम जाता है। नेक्स्ट है, द पेशेंट present to the emergency department with a probable cervical injury following diving accident 1 hour ago है। The nurse anticipate this patient's lab will most likely show which of the following acid base balance। कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है जिसका क्या हुआ, वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, उसको हेड इंजरी हो गया, उसके सर्वाइकल में इंजरी हो गया। तो हेड इंजरी सर्वाइकल इंजरी वाला पेशेंट जब आता है तो वैसे कंडीशन में उसको हेड इंजरी की वजह से हो सकता है कि उसके रेस्पिरेटरी सेंटर में इंजरी हो गया हो और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस हो गया होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर डिप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो CO2 बाहर निकल पाएगा क्या, CO2 सही से बाहर नहीं निकल पाएगा। CO2 का क्या होगा, रिटेंशन होगा। और आपको पता है सेम वही रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट है दैट मींस CO2 का लेवल इंक्रीज, पीएच डिक्रीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। देखते हैं ऑप्शन है क्या। ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि CO2 का लेवल कैसा हो रहा है बॉडी के अंदर में, इंक्रीज हो रहा है, रिटेन हो रहा है ड्यू टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो डिप्रेस हो गया। उसके डिप्रेशन की वजह से रेस्पिरेटरी रेट कम हुआ, रेस्पिरेटरी रेट कम हुआ तो क्या हुआ कि CO2 जो है वो ज्यादा रिटेन हुआ, और ज्यादा रिटेन होगा तो उसका लेवल इंक्रीज और पीएच डिक्रीज। पीएच डिक्रीज यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A patient is in metabolic alkalosis due to diuretic therapy. How do you expect the potassium level and bicarbonate level to be affected? अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ एक पेशेंट है जिसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है ना, इसने पहले ही बता दिया कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया है इस पेशेंट के अंदर में ड्यू टू द डायूरेटिक्स की वजह से, क्योंकि जब आप पेशेंट को डायूरेटिक्स देते हो तो डायूरेटिक्स क्या करता है, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है। जब यूरिन आउटपुट एक्सेस होगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा तो क्या होगा कि उसके साथ में आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर से हाइड्रोजन आयन लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ। अब हाउ डू यू एक्सपेक्ट द पोटेशियम लेवल, तो आपको पता है पोटेशियम लेवल में क्या चेंजेस आएगा और बाइकार्बोनेट लेवल के अंदर क्या चेंजेस आएगा। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मतलब पीएच बढ़ा हुआ है। पीएच कब बढ़ेगा, जब बाइकार्बोनेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि डायूरेटिक्स ने हाइड्रोजन आयन को लॉस कर दिया। हाइड्रोजन आयन का अगर लॉस हो गया तो क्या हुआ कि यहाँ पे एल्कलाइन जो है वो बढ़ गया, यानी कि बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज है और पीएच इंक्रीज है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होगा, तो ऐसे ऑप्शंस के अंदर आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो ढूंढो कहाँ बाइकार्बोनेट इंक्रीज बोल रहा है। ऑप्शन ए है इंक्रीज पोटेशियम लेवल एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, भाई यही तो चाहिए हमको, इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल। बी क्या बोल रहा है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंक्रीज पोटेशियम लेवल एंड डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन डिक्रीज पोटेशियम लेवल एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल, ये हो सकता है। अब आते हैं पोटेशियम के ऊपर, या तो ए है या तो डी है, लेकिन अब आते हैं हम पोटेशियम के ऊपर। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाँ, तो जो पोटेशियम का लेवल है, पोटेशियम क्या करता है, कंपनसेट करता है। कैसे कंपनसेट करता है, ये हो गया आपका ब्लड। अब इस ब्लड के अंदर में क्या है, आपकी पोटेशियम, ब्लड में पोटेशियम है, और ये हो गई आपकी सेल। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रखा है, एल्कलोसिस हो रखा है, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। हाइड्रोजन आयन कैसा है, कम है ब्लड के अंदर। तब क्या होता है कि ये जो सेल के अंदर हाइड्रोजन है, ये जो सेल के अंदर हाइड्रोजन है ना, सेल के अंदर जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ये कहाँ चला जाता है, बाहर, और ये जो पोटेशियम है वो कहाँ चला जाता है, अंदर। तो ये जो पोटेशियम है वो क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है ना। जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर जाएगा तो एक जो आपका प्रोटॉन अंदर आएगा तो दूसरा प्रोटॉन बाहर। तो ये जो आपका पोटेशियम है जब ये अंदर जाएगा तो हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन जब बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंपनसेशन की वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा तो पीएच जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। एल्कलोसिस था वो एसिडोसिस होना स्टार्ट होगा। बट साथ में क्या होगा कि ये जो आपका पोटेशियम है जब वो सेल के अंदर चला जाएगा तो हाइपोकैलिमिया होगा। अब ढूंढो यहाँ पे हाइपोकैलिमिया, डिक्रीज पोटेशियम लेवल, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर में आपको लग रहा है कि एल्कलोसिस का कंडीशन है, तो एल्कलोसिस के कंडीशन में हाइड्रोजन आयन जो है उसको बाहर कर देती हैं और पोटेशियम खुद सेल के अंदर चली जाती है। तो ब्लड में जितना नॉर्मल वैल्यू था यहाँ पे पोटेशियम का 3.5 to 5, अब वो क्या चली गई, अब ये ब्लड से उठ के जब सेल के अंदर चली जाएंगी तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, डिक्रीज पोटेशियम लेवल एंड इंक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल। Next question, which of the following is not a cause of metabolic alkalosis? इन चारों में से कौन सा कॉज नहीं है। ऐसे जो नॉट वाले होते हैं ना उनको पहले ही अंडरलाइन कर लो, भाई नॉट पूछ रहा है, नॉट। हाँ, तो फर्स्ट आ जाओ, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म क्या होता है, जिसमें जो आपका एल्डोस्टेरोन है उसका दूसरा नाम होता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। तो जो आपका एल्डोस्टेरोन है और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, इनका काम क्या होता है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, ये किडनी हो गई, इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, उसकी जो कॉर्टेक्स है वहां से रिलीज होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो जब मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इसका नॉर्मल काम क्या होता है, सोडियम वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम हाइड्रोजन का
एक्सक्रीशन, पोटेशियम हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन। अब अगर हाइड्रोजन आयन को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगी तो क्या कॉज करेगा, एल्कलॉसिस कॉज करेगा। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होगा। जब इसका लेवल बढ़ा है तो ये ज्यादा हाइड्रोजन आयन को बॉडी से बाहर करेगी, और हाइड्रोजन आयन अगर निकल गया तो यहाँ पे ब्लड का पीएच जो है वो कैसा हो जाएगा, एल्कलॉसिस हो जाएगा। तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कॉज करेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस जो मैंने आपको अभी बताया कि जब यहाँ पे डायबिटीज की कंडीशन होती है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो क्या कॉज करता है, ये कीटो एसिडोसिस कॉज करता है। तो कीटो एसिडोसिस कॉज कर रहा है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो हो सकता है। हो सकता है क्या यही ऑप्शन होगा, और देख लेते हैं। लेकिन नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, सी है नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। नेसोगैस्ट्रिक सक्शनिंग जब आप बार बार क्या करते हो, पेशेंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है, वो ट्यूब लगा और बार बार आप सक्शन कर रहे हो, तो सक्शन करके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बाहर निकाल रहे हो किसको, HCl को। जब आप ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड को बाहर निकालते हो तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो गया। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज और एल्कलॉसिस कॉज करेगा। फिर आता है डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक अगर आप पेशेंट को देते हो तो मैंने अभी बताया कि डायूरेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये यहाँ पे वाटर का, सोडियम का, इलेक्ट्रोलाइट का, हाइड्रोजन आयन का लॉस करते हैं। हाइड्रोजन आयन अगर लॉस हो गया तो वैसे कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस, जिसके अंदर में क्या होता है, कीटो एसिडोसिस होता है। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पेशेंट रिपोर्ट्स टेकिंग डायमॉक्स एंड हैज बीन रिपोर्टिंग कंफ्यूजन, फटीग एंड हेडेक। On assessment, you note the patient is exhibiting deep and rapid respiration, which arterial blood gas finding below confirms the acid-base imbalance for the patient given their symptoms. अब इसमें जो symptoms दिया हुआ है और जो history दी हुई है उसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर में एबीजी के अंदर आपको क्या फाइंडिंग मिलेगा। अब ये तो ये ऐसी बात हो गई कि एबीजी रिपोर्ट आप बनाओ पेशेंट को देख के, है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पेशेंट टेकिंग डायमॉक्स के अंदर में होता है एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। और ये पेशेंट के अंदर में आपको क्या सिम्टम दिख रहा है, कंफ्यूजन, फटीग और हेडेक दिख रहा है। साथ में ये जो है डीप और रैपिड रेस्पिरेशन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग दोगे कि अगर ये कंडीशन है तो इस पेशेंट के अंदर में आपको क्या यहाँ पे एबीजी रिपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो मैंने आपको हल्का फुल्का यहाँ पे हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन के बारे में, एसिटाजोलामाइड चल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होता है, और साथ में आपको क्या यहाँ पे फोकस करना है, डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। तो ये आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि भाई आप लोगों को कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एसिड बेस बैलेंस के एमसीक्यूज। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।